अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मखसूस नशिस्तों के बगैर कौमी असम्बली का इजलास हो भी गया, ओथ उठा भी लिया और तमाम असम्बलियाँ मुकम्मल भी हो गईं, लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अनसर्टिनिटी है ये अभी भी लिंगर ऑन कर रही है। प्रोग्राम के पहले SMS पे बात करेंगे। उसके बाद एक्स ताहाल बंद है। जो फ्री लांसर्स हैं उनका रोज़गार इससे मुतासर हो रहा है, उनकी आमदनी पर फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। प्रोग्राम के दूसरे SMS पे बात करेंगे। आखिर में तौहीन अदालत केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा फैसला दिया है। ऑफ कोर्स ये चैलेंज होगा, इस पे कितनी इंप्लीमेंटेशन होगी, ये सारे सवालात तो बात के हैं, लेकिन एटलीस्ट एक वाज़े पैगाम ज़रूर दिया जा रहा है अदलिया की जानिब से कि वो अपने फैसले मनवाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 1-1.5 साल में जो फैसले नहीं माने गए अब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आगाज़ करते हैं जी। तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और थोड़ी देर पहले बलोचिस्तान भी, ये असम्बलियों में ओथ भी हो गया। वज़राए आला भी मुंतखब हो गए। कौमी असम्बली के अंदर आज इजलास हुआ। उसके बाद परसों मोस्ट प्रॉबेबली वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि ज़्यादा प्रॉबिलिटी शहबाज शरीफ साहब होंगे, वो इलेक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों की अभी तक एक यूनिक सिचुएशन है वो लिंगर ऑन कर रही है, और इस हवाले से बड़ी कानूनी पेशरफ्त भी होती है। कानून के अंदर जाके लोग इसको आर्ग्यू भी कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या सिर्फ कानूनी है या एक सियासी दर्द सर भी बन सकता है? क्योंकि अभी सेनेट का इलेक्शन होना है, सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होना है। जो हम ये क्राइसिस दर क्राइसिस के तरफ बढ़ रहे हैं, क्या वो अभी मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा? इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। मैं आज की जो कौमी असम्बली के इजलास की जो टोन थी वो सेट ही बात से हुई कि जो मखसूस नशिस्तें हैं इसका फैसला कर दीजिए। गौहर खान साहब ने भी तकरीर में स्पीकर साहब को कहा कि आप चूँकि पूरे ऐवान के स्पीकर हैं तो हमसे ज़्यादा आपको फिक्र होनी चाहिए कि ऐवान मुकम्मल है या नहीं। Custodian of the house. You don't belong to the party, you belong to this house. The point we are taking up, you should be taking up yourself, and we would be assisting you. Article 51 mandates that the house has to be in full, including the member reserves for women and non-Muslims. Before that, the house is incomplete. क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि ऐवान की कार्रवाई मुलतवी की गई हो क्योंकि ऐवान कंप्लीट नहीं था? अब चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब आ गए हैं, वो अपने सारे कानूनी और तमाम हवाले लेकर आए। उन्होंने आयरलैंड की एग्जाम्पल दी कि वहां पर 1 महीने तक इलेक्शन पोस्टपोन रहा क्योंकि ऐवान मुकम्मल नहीं था। पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और इलेक्शन को रोका था क्योंकि उस वक्त असेंबली में 25 मेंबरान की कमी थी। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है। नॉर्दर्न आयरलैंड में स्पीकर का इलेक्शन मोर देन अ मंथ डिले हो गया था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि एग्जैक्टली द नेक्स्ट डे यू हैव टू होल्ड द इलेक्शन। हाउस मस्ट बी कंप्लीट बिफोर यू वुड प्रोसीड। कांग्रेस में स्पीकर का इलेक्शन 18 टाइम्स हुआ था, 18 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज दे कुडंट गेट द कंसेंसस ऑन अ कैंडिडेट। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो मसला क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, कानूनी है? आखिर मसला है क्या? बहरहाल स्पीकर साहब ने इस मंतक के ऊपर इतने कान नहीं धरे। उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई मज़ीद आगे इस आर्गूमेंट को डिटेन नहीं किया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त 4 बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनमें से जो 3 के साबिक तगड़े वज़ीर कानून हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ये दे रहे हैं आर्गूमेंट कि ये जो नशिस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ को ना दी जाएँ, यानी इस तहरीक इंसाफ / सुन्नी तहरीक, बल्कि नशिस्तें उन्हें दे दी जाएँ। ये कौन कौन से वकला हैं और ये क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो फारूक एच नाइक साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, साबिक वज़ीर कानून हैं, कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। सियासी जमात कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख गुजर जाने के बाद तरजीही लिस्ट में तरमीम भी नहीं की। इलेक्शन कमीशन इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से नई फहरिस्त तलब नहीं कर सकता। सो पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ की ये खुसूसी नशिस्तें उन्हें देने के खिलाफ आर्ग्यू कर रही है। मुस्लिम लीग नून वकील उनके आजम नज़ीर तारिर साहब, अगेन एक साबिक लॉ मिनिस्टर, मैदान में उतारा है PMLN ने उनको। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि ऐसी जमात जिससे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्या आज़ाद अरकान उसमें शामिल हो सकते हैं? मखसूस नशिस्त के दावे के लिए सियासी जमात को चंद सीटें जीतना लाजिम है। इलेक्शन में हिस्सा लें, कुछ सीटें लाएं तो आज़ाद अरकान मिलाकर बढ़ा सकते हैं। सो PMLN ने भी अपने वज़ीर कानून को इस हवाले से मैदान में उतारा है। फरोग नसीम साहब वकील हैं इस वक्त MQM के, ये भी साबिक वज़ीर कानून रह चुके हैं माशाल्लाह। ये क्या आर्ग्यू कर रहे हैं? ये कहते हैं जी कानून की नज़र में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है। ये रोकी हुई मखसूस नशिस्तें
MQM को कोटे के मुताबिक दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल इलेक्शन लड़ा, न तरजीही फहरिस्त जमा कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करे। JUI का आर्गूमेंट क्या है? कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहते हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चूंकि कोई लिस्ट नहीं दी है, अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। अब ये सीटें उन पार्टियों में तकसीम हो सकती हैं जिन्होंने लिस्ट फराहम की है। जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ इस पूरे मामले को कंटेस्ट कर रही है। उधर से अली जफर साहब दलाइल दे रहे हैं और वो कहते हैं कि आपने जिस जमात को रजिस्टर किया और निशान भी दिया वो एक सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड जमात है। निशान मिल जाए तो इलेक्शन एक्ट के तहत वो जमात इलेक्शन लड़ सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है जिसे निशान मिला। आर्टिकल 17 के मुताबिक हर शहरी को मासवाए सरकारी मुलाजिम को सियासी जमात बनाने और उसमें शामिल होने का हक है। तो सूरत हाल ये है कि जो 3 चोटी की जमातें हैं उनकी इस वक्त इस्तदा ये है कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना दी जाएं /PTI बल्कि उन्हें दी जाएं। अब ये बड़ी यूनिक पोजीशन है क्योंकि इससे पहले ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव था, वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी को बाद में फहरिस्तें जमा कराने के 1 साल बाद भी जब एक नई पार्टी बनी उनको आज़ाद नशिस्त दे चुकी थी। ख़वातीन की जो उनको मखसूस नशिस्त थी वो दी गई थी। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि ये प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। आज की जो दूसरी अहम बात थी वो स्पीकर जो याज सादिक साहब की स्टेटमेंट थी वो बड़ी अहम थी क्योंकि वो अपने तय कोशिश कर रहे थे कि सबको मुफाहमत से लेकर आगे चलें, मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं और उन्होंने उसकी दावत भी दी तहरीक इंसाफ को। ज़रा सुनिए। मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें, हम एक दूसरे की ढाल बने, हम एक दूसरे को का एहसास करें, हम ये नेशनल कंसेंसस पैदा करें, दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला रखें और ज़ाती तनकीद के बजाय वो काम करें जिसमें पाकिस्तान का मुफाद है। मेरी ये भी ख्वाहिश होगी कि हम मुल्क को दरपेश मसाइल पर सियासत करने के बजाय मुफाहमत और मुश्तरका हिकमत अमली के साथ इन मसाइल को हल करें। बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। ये मुफाहमत मुश्तरका हिकमत अमली कैसे बनेगी? अभी तक तो जो एक मुश्तरका हिकमत अमली हमने देखी वो ये है कि ये नशिस्तें कैसे नहीं देनी है एक सियासी जमात को। कंसेंसस कैसे होगा? कंसेंसस ऐसे होगा स्पीकर साहब, ये जितनी भी असम्बलियाँ हैं चाहे वो कौमी हैं या सूबाई, वहाँ पर जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप फिर अपोजिशन को दी जाए। कंसेंसस ऐसे होगा। कंसेंसस ऐसे भी होगा कि इन तमाम असेंबलीज के अंदर एक ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट की जाए ऑपोजिशन के लिए, ताकि उनके वोटर्स और उनके जो हामी हैं उनकी तरफ से जो उनका प्रेशर है वो भी कम हो और वो भी मफाहमत के लिए आगे बढ़ सकें। ये कंसेंसस अगर क्रिएट करना है तो ऐसे नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कोई एक्शनेबल स्टेप्स होंगे और हमेशा हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में ये तहरीक इंसाफ की इनिशिएटिव होगा कि उन्होंने वहाँ पे मुखालिफिन को लेके चलना है। विफाक में जो बाकी जमातें उनका इनिशिएटिव होगा, जिस सूबे में जहाँ जिसकी अक्सरियत है ये इनिशिएटिव उनका होगा। कंसेंसस खाली वैसे दावत देने से नहीं, एक्शनेबल स्टेप्स से भी होगा। अगर इस वक्त तमाम जमातें ये कहें कि ये नशिस्तें इनको ना दी जाएँ तहरीक इंसाफ को और हम में तकसीम कर दी जाएं, तो ये कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ता हुआ कोई रास्ता नज़र नहीं आता। खैर, प्रोग्राम के पहले से में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सर, इस वक्त सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन भी करवा लिया है, अब उसको अनाउंस कर देंगे 3 तारीख को। उसके बाद क्या आपको लगता है कि कानूनी तौर पर उनके पास ये गुंजाइश होगी कि ये सीटें क्लेम कर सकें? बिकॉज अभी आपकी मुझे प्ली मालूम है, आपने कहा सुन्नी इत्तेहाद तहरीक काउंसिल को तो नहीं मिल सकती, लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपना इलेक्शन करवा दिया है तो कानूनी गुंजाइश बन जाएगी उनके लिए? इसके लिए मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। पहले एक बात ज़रा क्लैरिटी के लिए सुन लीजिए कि हम खुद जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास इन सीट्स के लिए नहीं गए। हमें इलेक्शन कमीशन ने बतौर पार्लिमानी पार्टी नोटिस भिजवाया था और उसके जवाब में हमने लीगल असिस्टेंस दी थी। अब लीगल असिस्टेंस जब देंगे आप तो एक आसान सा जवाब सुन लीजिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई इलेक्शन है और इलेक्शन में जो है ना इसमें एक आखिरी तारीख़ है, ये टाइम बाउंडेड है, कोई तारीख़ इसमें मुकर्रर हो गई कि 1 मार्च तक आपने पेपर फाइल करने। 1 मार्च को मैं आके पेपर फाइल कर देता हूँ और मेरे मुकाबले में कोई शख्स भी पेपर फाइल नहीं करता। सिर्फ मुझे प्रपोज किया है एक शख्स ने और मुझे सेकंड किया है किसी दूसरे शख्स ने। मैं मुमकिन है कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ ना भी रखता हूँ, मगर 2 इस्लामाबाद के लोगों ने सिर्फ मुझे प्रपोज और सेकंड किया और किसी ने पेपर फाइल नहीं किया। क्या 2 मार्च को जब ये तारीख गुजर जाएगी कोई आके ये कह सकता है कि कामरान साहब जो है ये जो अनअपोज हो गए हैं
पहली तारीख को किसी ने पेपर फाइल नहीं किया तो ये जो अनअपोज हो गए हैं, तो क्या इस तरह से इनको जो है ना इनका इलेक्शन अनडू कर दिया जाए? क्या ये मुमकिन होगा? उसमें हालांकि मुझे तो एक वोट भी नहीं पड़ा, मुझे तो इस्लामाबाद के एक शहरी ने सिर्फ प्रपोज किया और दूसरे ने सेकंड किया, पता नहीं वो वोट देने आते भी या नहीं। सही। तो सवाल ये है कि जब कोई रास्ता कानून ने मुकर्रर कर दिया है और वो टाइम बाउंडेड है, दो तीन चीज़ें इकट्ठी मिल के देखनी चाहिए थी। ये कोई लालच का सवाल नहीं है जिस तरह से इसको पोज किया जा रहा है, ये कोई चीज़ हड़प करने का सवाल नहीं है जिसको पोज किया जा रहा है। ये बात एक कानूनी प्रोपोजिशन है। 3 प्रोविज़न है दस्तूर की, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 106 है, आर्टिकल 224 है। ये 3 प्रोविज़न्स जो है ना जहन में रख लीजिए दस्तूर की, और दो प्रोविज़न्स रख लीजिए। एक इलेक्शंस एक्ट की 104 सेक्शन है, इसमें जो है वो एक तरीकाकार है और उसमें वो दिया गया है टाइम कोई एक कट ऑफ डेट है, ठीक है। और इसके साथ रूल 92 कामरान साहब, ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना, ये इसी के बेसिस पे सर सवाल है, बिकॉज जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कयाम हुआ, उनकी खातून को निशिस्त मिली, 2018 में इलेक्शन हुए, 2019 में उसी का जवाब दे देता हूँ, उसका भी जवाब दे देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई शख्स जो है कोई जुर्म करे और उसके बाद छुट जाए और वो पकड़ा न जाए या उस कोई काम गलत हो जाए, तो दूसरे को क्या उस गलत काम करने की इजाज़त मिल जाती है? मुझे जब कोई बुलवाएगा कि लीगल असिस्टेंस दे दें, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ के मुतालिक वो मैं शेयर करूँगा ना उस फोरम पे। ठीक है। तो वो मैंने आके शेयर की है। माजी में अगर किसी ने गलत किया है, मुझे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी ने चैलेंज नहीं किया, मुझे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ताल्लुक सिर्फ इतना है कि मुझे एक लीगल असिस्टेंस के लिए कहा गया बतौर पार्टी, और मैंने जाके वहाँ पे दुरुस्त लीगल असिस्टेंस देनी है या गलत लीगल असिस्टेंस। सर, तो ये खाली मामला सिर्फ लीगल है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है? बिकॉज इसके बाद एक इंतखाब आएगा सदर पाकिस्तान का, एक इंतखाब आएगा, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन का जो मौजूदा नंबर गेम है उससे एक जमात का सेनेट के इलेक्शन के नंबर के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, और उसकी इंक्लूजन पॉलिटिकल सिस्टम में उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो ये सियासी और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला नहीं है? नहीं, उसमें ऐसा है कि ये मामला शायद रिजर्व हो गया है और एक आध दिन में इसके ऊपर फैसला आ जाएगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये फैसला हमारे आर्गूमेंट्स थे उसके खिलाफ आया, तो फिर जो है ना वो किसी एक पार्टी को जो क्लेमेंट है इसकी, उसको ये सारी सीटें मिल जाएंगी। और फ़र्ज़ कर लीजिए उनके हक में नहीं आया, तो दूसरी पार्टियां जो उस कट ऑफ डेट में, उस शेड्यूल के कट ऑफ डेट के मुताबिक जो है वो अपनी लिस्ट दे चुके हैं, और जो वो उस लिस्ट को एग्जॉस्ट होने के बाद फर्दर जो है ना उसमें एक्सटेंशन का इख्तियार कानून के मुताबिक रखते हैं, उनको मिल जाएगी, तो ये हाउस मुकम्मल हो जाएगा। सर, हाउस मुकम्मल तो होगा सर, लेकिन कामरान साहब जो फ्रॉम द जो ऑप्टिक्स है ना, वो ऐसे लग रहे हैं कि एक सियासी जमात के जो मैंडेट के ऊपर जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से जो आपको मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं, वो मैंडेट की नशिस्तें बाकी जमातों को मिल जाएंगी, और उस जमात से ताल्लुक रखने वाले जो अकलियत हैं और जो खवातीन हैं उनकी ऐवान में जगह नहीं है। सो एक सर्टन पार्टी की अकलियत और खवातीन की नुमाइंदगी नहीं होगी, बल्कि जो बाकी जमातें हैं उनकी अकलियत और खवातीन की नुमाइंदगी होगी। सर, पॉलिटिकली ये कैसा लगता है? फिर मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पाया शायद। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ टाइम बाउंडेड थी। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुझे एक वोट भी जो है ना इस्लामाबाद में दस्तयाब ना हो, सिर्फ एक प्रपोजर और एक सेकेंडर हो, और मैं एक मखसूस डेट तक, जो कि इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 58 के नीचे जो है इलेक्शन प्रोग्राम दिया है, मैं सिर्फ अकेला पेपर फाइल करने वाला हूँ, मुझे एक वोट भी नहीं मिला, मगर इसके बावजूद मैं इलेक्टेड हो जाऊँगा ना जी, तो आपने जो भी काम करना है वो कानून के नीचे करना है। आपको अगर किसी से फ़र्ज़ कर लीजिए गलती हो गई है, कानून के ख़िलाफ़ चले गए हैं वो, और वो गलती फाश गलती है, क्या वो अपनी फाश गलती के बाद जो है वो किसी जज्बाती बातों पे कि जी ये फ़लाने का मैंडेट चला जाएगा, फ़लाने का मैंडेट आ जाएगा, अगर ये जितने भी उनका मैंडेट है वो अगर वो जिसको वो मैंडेट कह रहे हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई पेपर फाइल ना होते तो ये अनअपोज इलेक्ट हो जाते हैं ना जी। तो इसी तरह से, बिल्कुल इसी एनालॉजी पे ये मामला भी इसी तरह से चलता है। कानून क्या कहता है, कानून की सिंपल लैंग्वेज देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो सर, मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ, हम इसको जज्बाती रंग दें। नहीं सर, इसके सियासी भी पहलू है, इसका कानूनी पहलू भी है। मैं कानूनी पहलू और जब सियासी पहलू कभी मर्ज हो जाते हैं तो फिर वही होता है जो 2019 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी
के केस में हुआ, वहां पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मेरी कानूनी माहिरीन से बात हुई कि इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव होता है इंटरप्रिटेशन का, वहां उन्होंने मुनासिब समझा कि रिप्रेजेंटेशन जरूरी है तो वो नशिस्त दे दी गई। सो ये इस्तेकाक इलेक्शन कमीशन के पास होता है, क्या इस केस में हुआ, क्या पहले था? वो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को दुरुस्त तौर पे नहीं मानता, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, और जिन कानूनी माहिरीन से आपने मशवरा किया है वो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी मैं क्वेश्चन करता हूं। सर, अहमद बिलाल महबूब साहब को मैं कोट कर रही हूं, लेट मी कोट पढ़ लीजिए, अहमद बिलाल महबूब मेरी साहब बात सुन लीजिए ना। मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर वो काउंटर आर्गूमेंट जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा मुनासिब नहीं है। मेरा ओपिनियन ले लीजिए, उसको फिर आप प्लेन लैंग्वेज देख लीजिए, जो प्रोविजंस मैंने रेफर किए हैं उसको आराम से बैठ के पढ़ लीजिए, फिर आप अपना जन्म उस कानून के मुताबिक बनाइए। आप ये चाहती हैं कि किसी सियासी इशू को हल करने के लिए कानून के खिलाफ चला जाया जाए, तो फिर तो भले जो है ना उस कानून को तोड़ दीजिए। अगर आप कहती हैं माजी में भी हुआ था, वो डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन कतन नहीं है। ये बात जो है ना बड़ी आसान सी है, आप खुद अकेले में बैठ के इसके ऊपर 10-15 मिनट पढ़ लीजिए, इसको आराम से गौर कीजिए, फिर इसको इस बात के साथ कि अगर वो टाइम बाउंडेड है, वो उसके शेड्यूल देखने होंगे आपको। अगर ये टाइम बाउंडेड है और किसी पार्टी ने नहीं इसमें क्लेम किया, उसने लिस्ट फाइल की है एक सर्टेन डेट तक, और फिर उसके बाद वही पार्टी आके कहती है हमें तो सीटें भी नहीं चाहिए, तो क्या स्टिल उसको जो है ना वो पार्टी उसको दी जा सकती है? ये नहीं। इसको आराम के साथ ज़रा देखिएगा, आप क्लियर हो जाएंगी। इसमें बड़ा आसान है, इसका कोई ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ आखिरी चंद सियासी सवालात। मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, उस दिन भी एक वफ्द आया पीजीएम का मिलने के लिए, आज भी मुलाकात हुई। क्या अभी ये तय कर लिया है जमीयत उलमा इस्लाम ने, मतलब प्रिंसिपली के ऑपोजिशन में बैठना है या हुकूमत में बैठना है? इस हवाले से भी फैसला होना है। हम अपोजिशन में बैठ चुके हैं, तो तय कर लिया, तो वो तो फिर आगे मुस्तकबिल के लिए ये बात होगी ना कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है। हम बैठ चुके हैं, आपने हमारी नशिस्तें देख ली होंगी। जी जी जी। 2 दिन हो गए हैं नेशनल असम्बली को, हमने अपनी लिस्टें जो सीटें हमें अलाट की गई हैं वो अपोजिशन के हिसाब से ही की गई हैं, और हम अपोजिशन में बैठे हैं। सर, सवाल मेरा ये था कि क्या इसको रिकंसिडर किया जा सकता है इन मुलाकातों के कॉन्टेक्स्ट में? सवाल मेरा ये है। हाँ, इनको फिल वक्त हम बिल्कुल रिकंसिडर नहीं कर रहे। जो आज मियाँ साहब से, बड़े मियाँ साहब से मुलाकात हुई है, मैं ख़ुद तो उसमें मौजूद नहीं था, मगर जहाँ तक मेरे पास इतलात हैं उसमें यह है कि हम वहीं बैठेंगे जहाँ पे बैठ गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद थे। वो कह रहे थे कि जो कानून की जो आर्ग्यूमेंट है वो कानून के ऊपर बेस्ड है। कानून ये कहता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ये लिस्टें जमा करानी होती हैं, अगर नहीं होगा तो ये कानूनी नुक्ते देखना चाहिए, इसमें सियासी और जज्बात की इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं हुआ करती। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे पाकिस्तान के अंदर ट्विटर यानी एक्स आज 13वां रोज़ है, उसको बंद कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि उससे जुड़े जो फ्रीलांसर्स और जो बाकी बिजनेसेस हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से हम एक पैटर्न रिकरिंग देख रहे हैं कि कुछ अरसे के लिए ये बंद हो जाती हैं, या जो पीछे से इंटरनेट की स्लो हो जाता है, उतनी ज़्यादा ये एफिशिएंसी से चल नहीं पाता है। ये एक अब पैटर्न उभर के आ रहा है। अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें तो तकरीबन कोई 17 फरवरी से पाकिस्तान के अंदर ट्विटर यानी कि एक्स सर्विस बंद है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है जी? कुछ लोगों का रोज़गार डायरेक्टली एक्स यानी ट्विटर के साथ वाबस्ता है, लेकिन इस ट्विटर के इर्द गिर्द नेविगेट करने के लिए लोग अब वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो सारी कैबिनेट है वो वीपीएन इस्तेमाल कर रही है, हमारे वज़ीर आज़म, वज़राए आला, इवन के IT मिनिस्टर साहब भी, और इस इशू को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। होता क्या है जब इस तरीके से वीपीएन इस्तेमाल करना पड़े या पीछे से इंटरनेट की बंदिश हो या उसको स्लो डाउन कर दिया जाए, तो इसकी सर्विसेज मुतासर होने के नतीजे में फ्रीलांसर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है इस मुल्क के अंदर। एक्स पर मोनेटाइजेशन की सहूलत से शहरी जो हैं वो ज़रा मुबादला कमा रहे होते हैं, लेकिन अब उसके बाद से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
याद रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने भी 22 फरवरी को एक्स की बहाली का हुक्म दिया था, लेकिन ताहाल इस हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। एक्स की बंदिश पर नेट ब्लॉक जो कंपनी है उनके डायरेक्टर के मुताबिक हम उनको कोट कर रहे हैं कि तकरीबन जो पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। वो कहते हैं जी 50 मिलियन, ये हम आपको दिखा रहे हैं, उनकी एस्टिमेट है, ये पाकिस्तान को नुकसान होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में वीपीएन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं और उन पे बंदिश की बात भी हो रही है। पाशा सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन जो है पाकिस्तान के, उसके मुताबिक वीपीएन की बंदिश पाकिस्तान में आईटी के तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हदफ को बुरी तरह मुतासिर कर देगी, क्योंकि ये हुकूमत ने खुद बताया जी कि हमें एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन ये अगर मुतासिर नहीं होगा क्या इस तरह की बंदिशों से, ये बात अकल मानने को तैयार नहीं है। मुजव्वज़ा पाबंदी ना सिर्फ कारोबारी कार्रवाइयों में खलल डालती है ये पाशा के मुताबिक, बल्कि उन कंपनियों और अफराद की तरक्की को भी रोकती है जो अपने काम के लिए मुतहर्रिक आईपीज़ पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। ये मामला क्या है, हुकूमत क्या कहती है, हमें तो वो कहते हैं कि आप पूछ लें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहती है पीटीए से पूछ लें, अभी तक तो यही सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है। लेकिन पाशा को क्या बता रही है गवर्नमेंट, और वो हमें ज़्यादा इस बारे में एजुकेट कर सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। अली एहसान साहब जो कि नायब सदर हैं पाशा के, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली एहसान साहब वक्त निकालने के लिए। चूंकि नौजवान बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स अपने लिए खुद इस हवाले से रोज़गार बनाते हैं, साथ साथ पाकिस्तान तो क्लेम करता है कि हमने तो डिजिटल रेवोल्यूशन लेकर आना है। सिर्फ आपसे समझना चाहेंगे क्या आपको कन्वे हुआ, किसी ने बताया गवर्नमेंट में से कि ये एक्स की जो सर्विसेज हैं ये क्यों बंद की गई हैं, ये कब तक बंद रहेंगी, कुछ आपके पास इस हवाले से कोई आपको कन्वे किया गया? जी शुक्रिया मारिया, मुझे आपका अपने शो पे बुलाने का। आपने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे 1-2 मिनट दें, मैं इनको ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सवाल है, हम समझते हैं कि देखें इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट के भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सर्टनली एक ब्रांच है आईटी सर्विसेज की, डिजिटल एजेंसीज़ होगी, मार्केटिंग एजेंसीज़ होगी, जिनका रोज़गार डेफिनेटली इनसे इम्पैक्ट होता है, मगर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स जो हैं और इंडीड पाशा की मेजॉरिटी कंपनीज वो इस बिज़नेस से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। मगर जब भी हम इस तरह की कोई इंटरनेट आउटेजेस की सिचुएशन देखते हैं तो हमें उसका रिपल इफेक्ट स्टडी करना चाहिए। आपको किसी भी रीजंस की वजह से, चाहे उसका नेशनल इंटरेस्ट कह लें, आपको लेट्स अज्यूम सोशल मीडिया बैन करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जो भी चीज़ एक प्रॉब्लम है उसका एक हल अवेलेबल है। लेट्स अज्यूम लोग कहते हैं कि उसका हल VPNs हो सकता है। VPNs बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपने इंटरनेट को मास्क कर सकते हैं। ये इसकी एक खूबी है, इसकी बहुत सी और खूबियाँ भी हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है, लार्ज स्केल इंटरनेशनल कंपनीज के प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर से ना ट्रैवल करे, और इस तरह की बहुत सी और जदीद वजाहत भी। मगर जब आप इसके पीछे अब अज्यूम करें कि आप सोचें कि चलें VPNs को बैन कर देते हैं ताकि लोग ट्विटर को एक्सेस ना कर सकें। अब देखें, अब ये वो रिपल इफेक्ट है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पाकिस्तान की टॉप आईटी कंपनीज अब अमेरिका, यूरोप की टॉप आईटी कंपनीज के साथ कनेक्ट करके उनके नेटवर्क्स के थ्रू ऑपरेट करती हैं। हमें कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना भी मिली हो तो हमें अपने एसोसिएशन मेंबर्स के थ्रू पता लगना शुरू हुआ कि उनकी जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं वो डिसरप्ट होना शुरू हो रहे हैं। उनके क्लाइंट्स आर कंप्लेनिंग, वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस इधर नहीं रख सकते, शायद हमें किसी पड़ोसी मुल्क बिजनेस शिफ्ट करना पड़े, बिकॉज ये रियलिटीज हैं जी आईटी बिजनेस की। हम धंधे में हैं, हम बेस्ट रेट पे compete करते हैं, टैलेंट के साथ compete करते हैं, और अगर हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसी डिस्ट्रप्शन आए जो और ममालिक नहीं फेस करते तो बिजनेस लूज हो जाता है। ये उसकी पूरी नेट है कि अगर VPN ब्लॉकेजेस या इंटरनेट को वाइट लिस्ट करना, वाइट लिस्टिंग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप कहते हैं कि जी आप अपना IP दे दें और सिर्फ अब हम आप जिनकी IP वाइट लिस्टेड है उसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस को डिफिकल्ट बना रहे हैं, और ये तो वो चीजें हैं जो आईटी कंपनी शायद फिर भी अफोर्ड कर सकती हैं। आपको पता है इस वक्त वेरियस गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्कर्स रैपिडली एक्सेलरेट कर रहे हैं एंड वो एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द आईटी इकोनॉमी बन रहे हैं। जी। तो वो इंडिविजुअल ऑपरेटर्स तो ये टेक्नोलॉजीज के साथ अप टू डेट रखना और इनको कीप अप करना सिर्फ ताकि वो रिमोट वर्क कर सकें, ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई फील स्पेशली इन चीजों का, इंटरनेट की बंदिशों का, उनके ऊपर वाइट लिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का काफी डिसरप्टिव इकोनॉमी अली साहब, अब आपने कहा कि ये जो आपने पूरा एक सम अप कर दिया है, होप के जो पाकिस्तान में जो ये फैसले जिन्होंने करने हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये बातें सुन रही होंगी,
سوال یہ ہے کہ جب پاکستان سے یہ بزنس فار ایگزامپل انسرٹنٹی کی وجہ سے کسی کو کانٹریکٹ نہیں ملتا یا انٹرنیٹ آؤٹیج تو یہ کدھر جاتا ہے بزنس؟ ساؤتھ ایشیا میں ہی رہتا ہے یا کہیں اور جاتا ہے؟ اور ساؤتھ ایشیا میں اگر جاتا ہے تو کن ممالک کے کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اگر پاکستان کے اندر جب بھی کام نہ ہو تو؟ دیکھیں بلکہ آپ نے دیکھیں مجھے پہلی بات یہ انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کتنا اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ڈسرپشن کس طریقے سے ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، ان کو کیا ان کو فلی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی آئی تھنک آئی ٹی کافی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے. آئی تھنک ریپل افیکٹ میں کبھی کبھی جو آپ ایکشن لیتے ہیں اس کے ڈرامیٹک آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے سوچ سمجھ کے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے قدم اٹھانا سب سے ضروری ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ بزنس کہاں جاتا ہے، دیکھیں آبویس آنسرز ہیں. میں ایکچولی پاکستانی انڈسٹری کو اپنے پڑوس ممالک انڈیا کی انڈسٹری سے کمپیئر کرنا پراپر ہی نہیں سمجھتا، مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم سے 100 ٹائمز بڑے ہیں. مگر سرٹنلی کیونکہ وہ ہم سے 100 ٹائمز بڑے ہیں تو لینگویج، کلچر وغیرہ فیملیرٹیز کی وجہ سے اگر ادھر بزنس لوز ہوتا ہے تو اس کے پرائم ونرز انڈیا اور بنگلہ دیش کی انڈسٹریز ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی کچھ نیئر سورسنگ میں لیٹن امریکہ میں بھی جاتا ہوگا، کچھ ملیشیا، انڈونیشیا کے سائڈ پہ بھی جاتا ہوگا، بیکاز اب وہ ممالک بھی بہت ریپڈلی آئی ٹی بوم میں کیچ اپ کر رہے ہیں. انفیکٹ ان کی ایکسپورٹ شاید ہم سے آلریڈی زیادہ ہیں. رائٹ، سیڈ ٹو سے کہ آئی تھنک بنگلہ دیش کی بھی اب ملٹیپل فیکٹرز ہمارے سے آئی ٹی ایکسپورٹ زیادہ ہیں، تو ہم اور رکاوٹیں اور بندشیں برداشت نہیں کر سکتے. پیور اکنامک نیشنل انٹرسٹ کے پیچھے ہمیں ان چیزوں کے اوپر ایک بہت اسٹرانگ نیشنل پالیسی بنانی چاہیے اینڈ میک شیور کرنا چاہیے کہ آئی ٹی ایسوسیشن از آلویز ان سنک. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چینجز آنے والی ہیں تاکہ ہم اس پہ ایڈوائز کر سکیں. سو علی صاحب، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فگر آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کتنا فرق پڑتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم پچھلے 2 ویکس کی بات کر لیں، اس میں کس حد تک پاکستان کو یہ زر مبادلہ کے مد میں نقصان ہوا ہے، اس کا کوئی رف سا ایسٹیمیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں بالکل ایک نمبرز گائے ہوں تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کوئی ایگزیکٹ نمبر دینا جو پھر میں بعد میں ڈیفینڈ بھی کر سکوں. مگر اگر ہم اسپیکولیٹو کانورسیشن پہ ہی بات کر رہے ہیں تو ہمارے جو انٹرنل پول ہوا تھا اس میں آلموسٹ 70% ممبرز رسپونڈیڈ اینڈ سیڈ کہ ہمیں وی پی این کی وجہ سے بزنس لاسز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں. ہم ایک انٹرنل واٹس ایپ گروپ رن کرتے ہیں، ساری پاکستان کے سی ایکس اوز آئی ٹی کے اس میں شامل ہیں. اٹ انکلوڈز اباؤٹ 600+ کمپنیز. اس میں اگر آپ ایک پول کرتے ہیں اور 70% کمپنیز کہتی ہیں کہ میں بزنس لاسز ہو رہی ہیں، اور ایگزامپلز یہ بتائی جا رہی ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفٹ کریں گے، ہمارے کلائنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا اب اور انٹرنیٹ آؤٹیجز نہیں ہوں گے، اب یہ وی پی اینز کیوں ڈاؤن ہیں، کیا آپ کا ملک وی پی اینز کو بین کرنے کا تو نہیں سوچ رہا؟ تو obviously میں نمبرز کے بیچ پہ بات کر سکتا ہوں کہ 2 بلین کی ایکسپورٹس ہیں. پاشا ریپرزینٹس ایٹ لیسٹ اوپر والا 50% حصہ. تو اگر اس میں سے 70% کمپنیز کو کوئی ایشوز آئے ہیں تو بزنس لاسز سرٹنلی ٹینز آف ملینز آف ڈالرز کے اس کے پروجیکٹڈ ایکسپیکٹڈ ہوں گے. یہ ایک ریزنیبل باٹم اینڈ نمبر ہے. صحیح، بہت شکریہ علی احسان صاحب. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، اس لیے ہم نے آج آپ دیا آپ ہمیں سمجھانے کی کہ خالی یہ انٹرنیٹ کی بندش ہو یا کسی اپلیکیشن کی بندش ہو، بظاہر تو لگتا ہے کہ اس سے آپ نے کچھ وقت کے لیے صرف لوگوں کو ایکسپریس کرنے کی سے روکا ہوا ہے، لیکن اس کے جو پیچھے ریپل افیکٹ ہے وہ علی صاحب نے ہمیں بڑا بہتر طریقے سے سمجھایا کہ کس طریقے سے جو 70% ان کی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کو بزنس لاسز ہوتے ہیں. سو بزنس ایسپیکٹ سے بھی یہ ایک بہت اسمارٹ ڈیسیجن نہیں ہے. بہرحال جی جب بریک پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو بابر ستار صاحب نے آج ایک بڑا ہی شاندار ڈیسیجن دیا ہے، فیصلہ دیا ہے. وہ فیصلہ شاندار کیوں ہے جی، اور اس کی آگے جا کے پولیٹیکل اور جو باقی ریپرکشنز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک بڑا ہی اہم فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے جو بھی لوکل ایڈمنسٹریشن کی گزشتہ اگر ہم دیکھیں 1.5 سال کے حوالے سے جو ایم پی او کے تحت آرڈرز دیے جا رہے تھے اس کے کانٹیکسٹ میں جو فیصلہ ہے اس میں کیا کہا گیا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن، ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل ظفر توہین عدالت کے مرتکب قرار پائے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید کی سزا اور جرمانہ کیا گیا، جبکہ ایس ایس پی آپریشن کو 4 ماہ جیل اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے. ایس ایچ او تھانہ مارگلا کو بھی 2 ماہ جیل اور 1 لاکھ جرمانے کی
सजा सुनाई गई है। ये कौन सा केस था जी? ये जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो फैसला महफूज किया था, ये वो फैसला था। अदालती फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भिजवाई जाएगी। वज़ीर आज़म सरकारी अफसरान के इख्तियारात से तजावुज़ पर तहकीकात भी कराएं, इस फैसले में कहा गया है। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को अपील के लिए वक्त देते हुए 1 माह तक सजा मुअत्तल भी कर दी है। अदालत का कहना था कि 30 रोज में अपील का वक्त है, अपील खारिज हुई तो अफसरान जेल जाएंगे। सो ये बड़ा ही अहम फैसला है। लेट्स सी कि इसको जब चैलेंज करते हैं तो हायर कोर्ट्स में इस फैसले के से मुतालिक क्या इसको बरकरार रखा जाता है या इसके बरखिलाफ कोई नई रूलिंग आती है, नया फैसला आता है। लेकिन बहरहाल जी, प्रोग्राम का आज जो वक्त है वो ख़त्म हो गया है। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।